Hello students, in the previous lectures we did all the basic principles and processes of metallurgy. Now in today's class we will apply those processes on isolation of some metals from their ores. Actually क्लास 12th के कोर्स में 4 मेटल्स का एक्सट्रैक्शन डिटेल में दे रखा है. एल्युमिनियम जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, देन आयरन एंड जिंक जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड कॉपर जो थोड़ा कम रिएक्टिव है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. तो टुडे वी विल स्टार्ट ऑफ विथ द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम. बेसिक इंफॉर्मेशन एल्युमिनियम के बारे में क्या है? एल्युमिनियम को हम बोलते हैं इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट. थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट in earth crust or we can say on our planet earth. राइट, एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ 118 एलिमेंट एल्युमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है. मेटल्स में बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो मेटल है उसका नाम है एल्युमिनियम, यानी फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट मेटल हो जाती है ये. राइट, एलिमेंट और मेटल में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. एलिमेंट हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सब हो सकते हैं, और जब हम सिर्फ मेटल्स की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल जो है वो है एल्युमिनियम. राइट, अब एल्युमिनियम कहाँ यूज़ होता है? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम सब. कोल्ड ड्रिंक के जितने कैंस हैं एल्युमिनियम से बने हुए हैं. एयरक्राफ्ट के पार्ट्स एल्युमिनियम से बने होते हैं. एक लाइट वेट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होने के साथ साथ एल्युमिनियम एक एक्सीलेंट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी है. तो डेली लाइफ में एल्युमिनियम के यूजेस काफ़ी सारे हैं. अब एल्युमिनियम को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसके ओर से, तो हमें पता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर, यानी हम ओर को आइडेंटिफाई करें, एल्युमिनियम को हमें किस ओर से आइडेंटिफाई करना, किस ओर से एक्सट्रैक्ट करना है. तो एल्युमिनियम का जो मेन ओर है वो है बॉक्साइट. तो बेसिकली हमें जब एक्सट्रैक्शन करना है एल्युमिनियम का तो हमें बॉक्साइट से एल्युमिनियम ऑब्टेन करना है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम ऑब्टेन करना है. राइट, अब एल्युमिनियम का ओर सिर्फ बॉक्साइट ही नहीं है. हम एल्युमिनियम के और ओर्स की बात करें तो एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर्स हमारे पास हैं, तो हम हेडिंग यहाँ पे दे लेते हैं ओर्स ऑफ एल्युमिनियम. जो चीफ या मेन ओर कहलाता है वो बॉक्साइट ही है. ये बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला लिखा होता है Al2O3 डॉट 2H2O लगा देते हैं, या फिर इसी को वाटर मॉलिक्यूल्स को वेरिएबल करने के लिए Al2O3 डॉट XH2O या NH2O कर देते हैं कि n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए. राइट, तो एक और तो है इसका बॉक्साइट, एक और जो है वो है कोरंडम. कोरंडम जो सिर्फ एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3. ये बेसिकली एक हाइड्रेटेड एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और ये सिर्फ एक ऑक्साइड है हमारा. एक और का अगर हम नाम लिखें तो क्रायोलाइट, जो हम पहले भी कई जगह पे पढ़ चुके हैं. क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6). तो यहाँ पे सोडियम भी है, एल्युमिनियम भी है और फ्लोरीन भी प्रेजेंट है. तो ये सारे के सारे हमारे एल्युमिनियम के ओर्स हैं. लेकिन मेनली जब एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम उसे बॉक्साइट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं. राइट, अब जो हमने फ्लो चार्ट समझा था प्रीवियस क्लासेस में, उसमें सबसे पहला स्टेप तो हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर. तो एक बार जब ओर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं जो है पल्वराइजेशन, यानी कि ओर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, ओर को क्रश करना और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना. और जब वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है
तो हम क्या करते हैं, उसको फर्दर या नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको हमने बोला था बेनिफैक्शन ऑफ ओर, राइट। यानी अब हम उस ओर में से सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बॉक्साइट है, उस बॉक्साइट को हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, और जो नेक्स्ट स्टेप उसका होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, जिसमें से पहला मेथड था हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहाँ पे भी हम बॉक्साइट ओर की वॉशिंग करते हैं, और वॉशिंग से काफ़ी हद तक इम्प्योरिटीज हमारी रिमूव हो जाती हैं। एक बार वॉशिंग करके, ओर को वॉश करके, हम उसको ले जाते हैं एक और कॉन्सेंट्रेशन के मेथड में, जो कहलाता है लीचिंग। 4 मेथड्स किए थे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में। एक हाइड्रोलिक वॉशिंग था, मैग्नेटिक सेपरेशन था, फ्रॉथ फ्लोटेशन था जो सल्फाइड ओर के लिए होता है, और लीचिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए हम लीचिंग को यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और हमने लीचिंग में ही डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से हम एल्युमिनियम को बॉक्साइट को हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और कॉन्सेंट्रेट करके हम प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब इसी सारी चीज़ों को अगर हम फिर से एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में लिखें, तो क्या हो सकता है कि हमने बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओर लिया, ओर को क्रश किया, फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया, और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसकी वॉशिंग करी, राइट। और वॉशिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लीचिंग इसकी करेंगे। और लीचिंग करने के लिए जो मेथड हमने पढ़ा था वो था बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, राइट। और बेयर्स प्रोसेस से क्या होता है, हमको प्योर एल्यूमिना मिल जाता है, प्योर एल्यूमिना, राइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। अब एक बार जब ये हमारा और कॉन्सेंट्रेट होके आ गया, लीचिंग से हमने प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। अब जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, हमने कहा था कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यू विल सी कि यहाँ एल्युमिनियम का ऑलरेडी क्या ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे थे कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थी उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ जो हमारी एल्युमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ऑलरेडी हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आया है वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, Al2O3। तो हमें ऑक्सीडेशन का स्टेप नहीं करना है, हम इसको सीधे क्या करेंगे, हम रिडक्शन में ले जाएंगे इसको। और जो रिडक्शन होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारी मेटल का होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हम इसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब एल्युमिनियम के केस में ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, ये बेसिकली एक नेम मेथड है, ठीक है। और नाम क्या है, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। तो हम एल्यूमिना को हॉल हेरोल्ट प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में ले जाते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स आए हैं हॉल और हेरोल्ट, ये बेसिकली इनके जो डिस्कवरर हैं उनके नाम पर है, ये साइंटिस्ट के नाम या डिस्कवरर के नाम है। जो हॉल थे, पूरा नाम मार्टिन हॉल, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और हेरोल्ट एक फ्रेंच, इनका भी नाम पॉल हेरोल्ट पूरा नाम है, और ये एक फ्रेंच थे, बहुत ही यंग एज में, ठीक है। आप इनका अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही यंग एज थी इनकी, 21-22 ईयर्स के थे जब इन्होंने ये प्रोसेस पूरा डिस्कवर किया था, और इंडिपेंडेंट काम किया था। बिल्कुल अलग अलग हैं, आप यू कैन सी, एक अमेरिकन है और एक फ्रेंच है, बिल्कुल अलग इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया था, और ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इन्होंने इस प्रोसेस की बात करी थी। तो इन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, जो बेसिकली क्या है, प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और प्योर एल्यूमिना का जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है तो हमको ऑलमोस्ट प्योर, इफ़ यू रिमेंबर द फ्लो चार्ट, रिडक्शन के बाद हमारा एक ही स्टेप बचता है रिफाइनिंग। लेकिन एडवांटेज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का ये है कि ऑलमोस्ट इसी स्टेज पर हमें जो है प्योर मेटल मिल जाती है। कितनी प्योरिटी रहती है, कौन सी मेटल मिल रही है, पहले तो हम बात करें तो हमारे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एल्युमिनियम मिल रहा है। प्योरिटी कितनी होती है, 99.5% से लेके 99.8% तक प्योर मेटल मिल जाती है। ये डिफ़र क्यों कर रही हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स अलग अलग वैल्यूज़ बताती हैं। 99.5, 99.8, उसका भी एक रीज़न है, अभी हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है। अब यू कैन सी कि ऑलमोस्ट प्योर मेटल हमको मिल चुकी है, बट स्टिल
अगर हमें बिल्कुल प्योर मेटल चाहिए, जो हमने प्योरिटी की बात करी थी कि 99.99% तक प्योरिटी होती है, अगर हमें उतनी प्योरिटी तक मेटल चाहिए है तो हम इसको लास्ट स्टेप में ले जाते हैं मेटलर्जी के, और वो कहलाता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और ये भी एक नेम मेथड है, हुपेज मेथड कहलाता है, हुपेज मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, एल्यूमिना में से रिमेनिंग इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। अब ये जो 99.5 से 99.8% जो दे रखा है, ये डिफर इसलिए कर रही है क्योंकि जब अभी हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें कार्बन यूज होता है, ठीक है। और कार्बन क्या करता है, वो कहीं ना कहीं मेटल को थोड़ा सा इम्प्योर कर देता है, तो जो मेटल ऑब्टेन होगी उसमें कार्बन का परसेंटेज डिफर करेगा, और अगर कार्बन का परसेंटेज डिफर कर रहा है तो ऑब्वियसली मेटल की प्योरिटी भी कहीं ना कहीं डिफर कर जाएगी। लेकिन उस कार्बन को या और रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ को जब हम रिमूव कर देते हैं तो 99.99% तक, मतलब ऑलमोस्ट प्योर एल्युमिनियम हमें मिल जाएगी। और रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो यही है कि रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके प्योर मेटल को ऑब्टेन करना, और एल्युमिनियम के केस में ये मेथड हमारा कहलाता है हुपेज मेथड। अब आपके कोर्स में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है वो सिर्फ यहीं तक दे रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हुपेज मेथड सीबीएसई के कोर्स में नहीं है। तो फ्लो चार्ट फिर से देख लीजिए कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के लिए क्या कर रहे हैं, हम बॉक्साइट और ले रहे हैं, उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग करके हम उसकी लीचिंग कर रहे हैं, लीचिंग बेयर्स प्रोसेस से कर रहे हैं। उसके बाद हमें मिल रहा है प्योर एल्यूमिना, और प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा के हमें मिल रही है ऑलमोस्ट प्योर मेटल। द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज, या जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का जो मेथड है उसका जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, एंड द नेम इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब इसी फ्लो चार्ट को हम डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, ठीक है, तो ये जो बॉक्साइट है ये भी अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में मिलता है। एक कहलाता है वाइट बॉक्साइट। वाइट बॉक्साइट में सिलिका की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम में तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ की बात होती है, एक सिलिका की, दूसरी आयरन की ऑक्साइड की Fe2O3, और तीसरा टाइटेनियम ऑक्साइड की। ये तीन इम्प्योरिटीज़ होती हैं, राइट। तो जो वाइट बॉक्साइट होता है, वाइट बॉक्साइट में सिलिका की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, और अगर वाइट बॉक्साइट है और अगर सिलिका की इम्प्योरिटी है तो हमें जब कंसंट्रेशन करना होगा तो हम बेयर्स प्रोसेस नहीं यूज़ करते हैं। उसके लिए एक दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड आता है, लीचिंग का मेथड आता है, जो कहलाता है सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस कब यूज़ होता है, तो बेयर्स प्रोसेस अगर हमारे पास रेड ऑक्साइड है, रेड ऑक्साइड, रेड बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट में Fe2O3 एज मेन इम्प्योरिटी या चीफ इम्प्योरिटी की तरह होता है, और इसको अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम बेयर्स प्रोसेस की हेल्प लेते हैं। बेयर्स प्रोसेस जिसमें जो केमिकल रिएजेंट यूज होता है वो है NaOH, ठीक है। तो बॉक्साइट हमने कौन सा लिया, रेड बॉक्साइट, और उसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया बेयर्स प्रोसेस से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट के या लीचिंग के तीन मेथड हैं। एक है सरपेक प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस, वहाँ पे केमिकल रिएजेंट अलग है और वो वाइट बॉक्साइट के लिए और सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने में यूज़ होता है। एक हॉल्स प्रोसेस है। तो ये दो प्रोसेस हमें नहीं करने हैं, सरपेक और हॉल। हम बेयर्स प्रोसेस की बात करेंगे, और बेयर्स प्रोसेस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये बेयर्स प्रोसेस क्या है। बेयर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा बॉक्साइट ओर है उसको हम NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं। एक तरह की हाइड्रोमेटलर्जी हो रही है, यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशंस प्रिपेयर करे जा रहे हैं। हमारे पास आ जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे से इन रिएक्शंस को लर्न करना है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है और इसके अंदर फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करने से हमें हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिलता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम है, CO2 है, तो
NaHCO3, लेकिन हमें देखना है, हमें जो मेन हमारा प्रोडक्ट है उस पर फोकस करना है, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना आ रहा है। अब इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो वी गेट प्योर एल्यूमिना, Al2O3, जिसको हम बोलते हैं प्योर एल्यूमिना। ठीक है, तो ये है बेयर्स प्रोसेस, जहाँ पे हम बॉक्साइट ओर को NaOH के साथ ट्रीट करा के एक सॉलेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसमें CO2 को हम पास करते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिल रहा है। हाइड्रेटेड एल्यूमिना को एक हाई टेम्परेचर पे हीट करके, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट होता है, और हम इससे प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लेते हैं। एल्युमिनियम में हमने कितने स्टेप्स कर लिए? हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर कर लिया, बॉक्साइट, उसके बाद उसकी क्रशिंग करके उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर ली, और फिर बेयर्स प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट करके उसकी गैंग या सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव कर दिया। अब ऑलरेडी जो एल्यूमिना है वो एक ऑक्साइड है, तो हम ऑक्सीडेशन वाला स्टेप नहीं करेंगे, यानी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जैसी कोई बात नहीं होगी। हम सीधे क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, यहाँ पे हेडिंग है फ्यूज्ड एल्यूमिना। अब फ्यूज्ड एल्यूमिना का मतलब ये है कि हम उन्हें कुछ और मिनरल्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। फ्यूज का मतलब होता है कंबाइन करना, तो हम एल्यूमिना को कुछ और मिनरल्स के साथ कंबाइन करके तब उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। एक बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है एल्यूमिना की तो उसमें क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब देखिएगा, समझिए इसको। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना हैज़ टू प्रॉब्लम्स। अगर हमें एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस अगर हमें करनी है, तो दो प्रॉब्लम आती हैं। क्या पहला क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने? कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि प्योर एल्यूमिना जो है इट इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी, बैड कंडक्टर है। कंडक्टर आई होप आप समझते होंगे, बैड कंडक्टर मतलब ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती या डिफिकल्टी से होती है। ठीक है, अब करा हम इलेक्ट्रोलिसिस रहे हैं, और अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, मतलब वो एक तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यूजलेस हो जाएगा हमारा पूरा प्रोसेस। अब दूसरा क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर एल्यूमिना का, वो कितना है? 2270 केल्विन। ठीक है, और इसमें जो एल्युमिनियम प्रेजेंट है उसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग मतलब बिल्कुल मेल्ट होकर जब वो बॉयल करने लगेगा, लिक्विड बन जाएगा जब एल्युमिनियम, तो वह है 2070, यानी मेल्टिंग पॉइंट से कम आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन? जो मेटल बनेगी इस पूरे प्रोसेस में, यानी अगर बन भी गई, एक तो पहली बात तो बैड कंडक्टर है, लेकिन अगर मेटल बन भी गई इस प्रोसेस में तो वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगी, अगेन हमारा पूरा प्रोसेस फ्लॉप हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम फेस करते हैं जब हमें प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करवाते हैं तो हम इसमें दो मिनरल्स और ऐड करते हैं, और वो दो मिनरल्स कौन कौन से हैं? एक है क्रायोलाइट, जिसको अभी हमने किया था कि ये भी एल्युमिनियम का एक और है। ठीक है, और फॉर्मूला होता है Na3AlF6, और थोड़ा सा कैल्शियम का एक और है फ्लोरिस्पार, जिसका फॉर्मूला है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के एडवांटेजेस क्या हैं? Addition of these two electrolytes decreases the melting point of alumina. एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज करके यू कैन सी बिल्कुल आधा रह गया है, 1170 केल्विन आ गया है। और साथ ही साथ जो दूसरी प्रॉब्लम थी कि प्योर एल्यूमिना जो बैड कंडक्टर था, वो क्या हो जाता है? उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो प्योर एल्यूमिना की हम कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराते। प्योर एल्यूमिना को हम फ्यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं दो और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, जो हैं हमारे क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार। राइट, क्रायोलाइट का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो क्रायोलाइट एंड फ्लोरिस्पार, और इन दोनों को ऐड करने का एडवांटेज यही है कि ये जो एल्यूमिना है उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। आराम से फिर जो फ्यूज्ड एल्यूमिना है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक नेम मेथड है, हमने बात करी थी, और नाम हमने क्या कहा था? हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। साइंटिस्ट के नाम पे हॉल हेरोल्ट प्रोसेस।
किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा और सिंपल करके बनाया है, और ज़रा समझिएगा आप कि किस तरह से ये काम करता है और इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज तक ये डिटेल में नहीं पूछा गया है कि एक्सप्लेन हॉर हेलॉल्ट प्रोसेस, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर एल्यूमिना से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो वो क्वेश्चंस एक तो लीचिंग की रिएक्शंस हैं, जो लीचिंग की रिएक्शन आती है कि बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिना कैसे ऑब्टेन होता है, और दूसरा जो है वो आता है कि व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना, कि हम क्रायोलाइट को क्यों ऐड करते हैं। बट स्टिल हमारे कोर्स का ही पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब हॉल हेरोल्ट प्रोसेस करते हैं तो उसमें कैथोड किस चीज़ का बना होता है, या एनोड किस चीज़ का बना होता है, या एल्युमिनियम कहाँ ऑब्टेन होता है, कैथोड पे या एनोड पे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हॉल हेरोल्ट प्रोसेस क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराने के लिए या इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ है। उस सेल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैथोड होना चाहिए, कैनोड होना चाहिए, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवा पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाई है। ये सेल जो बनी है, देखिए ये एक टैंक बना रखा है, जिसको हमने बोला है आयरन का बना होता है, आयरन का टैंक। ये जो आपको ये थिन सी ये लाइनिंग बाहर दिख रही है, बेसिकली आयरन का टैंक लेबल किया है कि दिस इज आयरन टैंक। इसके अंदर ये कार्बन की लाइनिंग कर रखी है। ये जो आपको चेक्स से पूरे दिख रहे हैं, जो थोड़े अनटाइडी बने हुए हैं मेरे चेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन की लाइनिंग है। राइट, अब इसमें मूविंग क्लिप लगी होती है या क्लैंप लगे होते हैं, और उसके साथ ग्रेफाइट की रॉड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, प्योर एल्यूमिना के साथ हम दो और मिनरल्स को यहाँ पे ले रहे हैं, दो और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ले रहे हैं। तो प्योर एल्यूमिना है Al2O3 प्लस Na3AlF6 यानी क्रायोलाइट है, और CaF2 यानी कि फ्लोरिस्पार है। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक आयरन का टैंक लिया है हमने, उसके अंदर हमने कार्बन की लाइनिंग की बात करी है, और ग्रेफाइट की रॉड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है। किसके थ्रू, मूविंग क्लैम्प्स के थ्रू। मूविंग क्लैम्प्स को हमने क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच किया है। और जब ये पॉजिटिव की तरह होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हम बोलते हैं कैथोड, दूसरा हम बोलते हैं एनोड। एनायंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो एनोड पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो जो ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं ये बेसिकली एनोड की तरह बिहेव करने लगेंगी। ये इधर भी लेबलिंग है और इधर भी लेबलिंग कर रखी है कि ग्रेफाइट की रॉड्स हैं और ये एनोड की तरह बिहेव कर रही हैं। ये जो कार्बन की लाइनिंग है या कार्बन को हमने जो पूरा ये टैंक का इनर वाला पोर्शन कार्बन के साथ लाइन कर रखा है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। और कैथोड जो है वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। राइट, तो जो कार्बन की लाइनिंग है इसको हमने जोड़ा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये जो कार्बन की लाइनिंग है ये कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगी। तो दो क्वेश्चन के आपके आंसर आ गए कि हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो जो कैथोड होता है वो कार्बन लाइनिंग का होता है, और जो एनोड है वो ग्रेफाइट रॉड्स का होता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, Al2O3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2। ठीक है, ये पूरा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ इस टैंक में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक आउटलेट दी रहती है। मेटल क्या होती है, जब उसका रिडक्शन हो जाता है तो जो एल्युमिनियम मेटल है हमारी, प्योर एल्युमिनियम मेटल जो हमारी है वो बिल्कुल मोल्टेन फॉर्म में होती है, और इस आउटलेट के थ्रू हम यहाँ से एल्युमिनियम को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये भी एक लेबलिंग कर रखी है, आउटलेट फॉर मोल्टेन एल्युमिनियम। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार। इसमें जो मेटल है वो है Al, क्रायोलाइट में है सोडियम और फ्लोरिस्पार में है कैल्शियम। तो हमारे पास 3 कैटायंस आएंगे, एल्युमिनियम आयन, सोडियम आयंस और कैल्शियम आयन। कौन सा आयन जाके कैथोड पे डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी कम आ रही है। तो तीनों में से एल्युमिनियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा, तो एल्युमिनियम आयंस जो हैं वो कैथोड पर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एल्युमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन
ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और O2 माइनस और F माइनस जो एनायंस है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में लगे हुए, वो आइदर यहाँ पे हमारे ऑक्साइड है या फिर फ्लोराइड है। तो ऑक्साइड और फ्लोराइड में से कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होगा, तो दोनों में से ऑक्सीजन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है। ऑक्सीजन के आयंस या ये कहें कि O2 माइनस आयंस एनोड पे जाके क्या करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। एनायंस हमेशा एनोड पे ही डिस्चार्ज होते हैं और ये क्या करेंगे, ये कार्बन या ग्रेफाइट की जो रॉड्स हमने यूज़ करी थी उनके साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होके या तो CO बनाते हैं और CO2 का फॉर्मेशन करते हैं और इस पूरे प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो एनोड पे हो रहा है, राइट। अब हमने यहाँ पे बात करी थी इस डायग्राम में कि हम मूविंग क्लिप्स या मूविंग क्लैम्प्स यूज़ करते हैं। वो मूविंग क्लैम्प्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में यू कैन सी कि जो हमने ग्रेफाइट रॉड्स यूज़ करी है, ग्रेफाइट जिसका फॉर्मूला C होता है, जो कार्बन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ग्रेफाइट के साथ कंबाइन कर रहा है तो टाइम टू टाइम कंज्यूम हो रहा है एनोड यहाँ पे, तो टाइम टू टाइम हमें इसको रिप्लेस भी करना होता है। रिप्लेस करने के लिए ही मूविंग क्लैम्प्स यहाँ पे दी होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और थी डायग्राम में कि कंट्रोल लैम्प भी यूज़ किया गया है। तो कंट्रोल लैम्प का या बल्ब का यहाँ पे क्या यूज़ होता है, होता क्या है कि पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंज्यूम होते रहते हैं और उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो सेल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और जो बल्ब या कंट्रोल लैम्प लगे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो इसी चीज़ को ही इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और सेल के अंदर अब हमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है। अब हॉल हेरोल्ड प्रोसेस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें, कुछ डाउट्स को भी डिस्कस करें, तो पहला अगर क्वेश्चन ये पुटअप किया जाए कि क्या एनोड इसमें डायमंड का बनाया जा सकता है, अगर हमने जो ग्रेफाइट रॉड से एनोड बनाया है बना सकते हैं, तो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लेकिन डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम डायमंड के रॉड से डायमंड का एनोड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो ये कि जो एल्यूमिना है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, इसीलिए हम क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार को ऐड करते हैं। तो फिर ये चीज़ होना चाहिए कि एल्यूमिना जो है Al2O3 एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो फिर एल्यूमिना एक बैड कंडक्टर क्यों है? तो द आंसर इज़ कि एल्यूमिना जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ते हैं। आइदर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, तो या तो उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है या उसे मोल्टन फॉर्म में लाना पड़ता है, राइट। मोल्टन फॉर्म में लाने के लिए भी यू कैन सी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है एल्यूमिना का और साथ ही साथ वो बैड कंडक्टर भी है। तो एल्यूमिना जो है आयनिक कंपाउंड होने के बाद भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये मोल्टन क्रायोलाइट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही कंपाउंड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना से काफ़ी कम होता है, इसलिए क्रायोलाइट को ऐड करने से जो फ्यूजन टेम्परेचर है या मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और एल्यूमिना की सॉल्युबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, राइट। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा और अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ आयंस जैसे जैसे आते जाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, या नंबर ऑफ़ आयंस हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एल्यूमिना इज़ एन आयनिक कंपाउंड बट इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? Alumina is an ionic compound but insoluble in water. Why? Dear children, I want you to answer this question in comment section. एक हिंट दे देते हैं कि आपने पहले लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है, आपको उसी को ही अप्लाई करना है, राइट। एक और डाउट माइंड में आता है कि हमने जब रिडक्शन की बात करी थी तो हमने वहाँ पे स्मेल्टिंग का प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन दोनों ही पढ़ा था, तो हम एल्युमिनियम को स्मेल्टिंग से रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही क्यों कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि एल्युमिनियम जो होती है वो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है। Al2O3 एक बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड होता है और उसको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, स्मेल्टिंग में हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं।
दूसरा ये भी है कि Al2O3 को जब हम कार्बन के साथ हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने करने की कोशिश करी भी स्मेल्टिंग से, यानी कार्बन से उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी भी, तो जब हम कार्बन के साथ उसको हीट करेंगे तो जो एल्यूमिना है यानी कि Al2O3 जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन कर जाएगा और एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होने लगेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं स्मेल्टिंग से। ठीक है ना। तो कौन सा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस हमने डिस्कस किया, और हमने कहा हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करता है एल्यूमिना का, और हमें मोल्टन एल्युमिनियम ऑब्टेन हो जाती है। प्योरिटी की बात करें कि प्योरिटी कितनी होती है एल्युमिनियम की, तो फिक्स नहीं है, वेरिएबल सा दिया रहता है टेक्स्ट बुक में कि 99.5 से लेके 99.8% तक प्योर मेटल हमें मिल जाती है। जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं वो कुछ इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट हैं मेटल के अंदर उसकी, साथ ही साथ यू कैन सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कार्बन के साथ जब कंबाइन होता है तो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम में कार्बन की भी इम्प्योरिटी रह जाती है, और उसी इम्प्योरिटीज़ को हम रिफाइनिंग के मेथड से रिमूव कर लेते हैं। और रिफाइनिंग की, एल्युमिनियम की रिफाइनिंग के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है हुपेज मेथड, हमें लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाना है। एल्युमिनियम के बाद हम नेक्स्ट मेटल पे जंप करते हैं जो है कॉपर। हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखना है कि कैसे होगा। प्रीवियस क्लास में हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन लो ग्रेड ओर के साथ कर चुके हैं। लो ग्रेड ओर मतलब ऐसे ओर्स जिसमें मेटल का कंसंट्रेशन काफ़ी लो होता है, राइट। और उसको हम कैसे करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी से या वेट प्रोसेस मतलब एक्वा सोल्यूशन बना के हम करते हैं। अब जो हम कॉपर की मेटलर्जी की बात करेंगे वो हम ड्राई प्रोसेस से करेंगे, राइट। यानी हम उसकी प्रॉपर स्मेल्टिंग कराएंगे और उसको आगे जाके रिफाइन करके मेटल को ऑब्टेन करेंगे। मतलब कोई एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं करना है, एक तरह से पायरोमेटलर्जी करनी है। अब सबसे पहले जब बात आती है मेटलर्जी की, यानी किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं हम उसके ओर्स की बात करते हैं। तो जैसे हमने एल्युमिनियम के ओर्स की बात करी थी, हम कॉपर के ओर्स की भी बात करेंगे कि कॉपर के ओर्स कौन कौन से हैं। अब एल्युमिनियम तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल थी, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कभी भी फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में, या जिसको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि उनकी एफिनिटी नॉन मेटल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसी सारी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, यानी कि जो कम या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, वो नेटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो कॉपर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो जैसे सिल्वर, गोल्ड, लेड, प्लैटिनम और पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इन सब के नेटिव ओर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली कॉपर के नेटिव ओर्स भी मिलते हैं। नेटिव ओर्स का मतलब हम कह सकते हैं कि अनकम्बाइंड फॉर्म ऑफ कॉपर, जहाँ कॉपर किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन नहीं किया होगा, जिसको हम मेटालिक कॉपर भी कह सकते हैं, राइट। अब इसके दोनों तरह के ओर्स हमारे पास हैं, नेटिव ओर्स भी हैं, यानी कॉपर जहाँ किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन नहीं किया होगा, सिंपली उसके अंदर जो है वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, यानी कि गैंग प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके कंबाइंड ओर भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम जब कंबाइंड ओर की बात करते हैं तो इसका जो सबसे कॉमन ओर है वो है चैल्को पायराइट, जिसको हम कॉपर पायराइट भी बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो हम अब कॉपर के कंबाइंड ओर डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉपर का मेन ओर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना है चैल्कोपायराइट या फिर कॉपर पायराइट या फिर CuFeS2, ठीक है। ये इस ओर के अंदर कॉपर के साथ साथ आयरन मेटल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आयरन यहाँ पे हमारे लिए इम्प्योरिटी की तरह ही होगी और हमें आयरन को रिमूव करना होगा अलॉन्ग विद सल्फाइड आयंस। दूसरा कॉपर का ओर है कॉपर ग्लैंस, जिसका फॉर्मूला है Cu2S। ये भी कॉपर का सल्फाइड ओर है। कॉपर का ऑक्साइड ओर आता है क्यूपराइट, राइट। क्यूपराइट रेड कलर का दिखता है ये। उसके बाद एक और ओर है मैलेकाइट या मैलेचाइट ओर। ये बेसिकली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है। फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये ग्रीन इन कलर में दिखता है। बहुत बार
ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मैलेकाइट या मैलेचाइट इज एन ओर ऑफ, और 4 मेटल्स दे दी, किसका ओर है? तो यू शुड नो कि मैलेचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, राइट। एंड एक और ओर है, इंपॉर्टेंट ओर है एज्यूराइट। एज्यूराइट का फॉर्मूला है 2CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, यानी इसमें भी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स लगे हुए हैं एज आयंस। तो दीज आर द कंबाइंड ओर्स ऑफ कॉपर। एक बार हमें कॉपर के ओर को आइडेंटिफाई करना है, जो हमारा पहला स्टेप होता है जब हम मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें यहाँ पर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम जो ओर पिक करेंगे वो हमारा होगा कॉपर पायराइट, यानी कॉपर के सल्फाइड ओर के साथ जिसमें आयरन भी प्रेजेंट है, उससे हम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर हो गया पहला स्टेप कि हमने कॉपर पायराइट को चूज कर लिया एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसमें से कॉपर को निकालने के लिए। उसके बाद वही सेकेंड स्टेप आएगा कि हम उस ओर को क्रश करेंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, और एक बार जब फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस ओर की वॉशिंग करते हैं, और वॉशिंग करने के बाद हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इफ़ यू रिमेंबर कॉन्सेंट्रेशन के जो मेथड्स फिर से रिकॉल करेंगे कि हमने जो मेथड्स पढ़े थे उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था फ्रॉथ फ्लोटेशन, और जो सबसे पहला सेंटेंस हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि फ्रॉथ फ्लोटेशन का मेथड सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने में यूज़ होता है। तो कॉपर पायराइट को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच मेथड? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। और इस मेथड को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको अगर दोबारा से इसको रिवाइज करना है तो आप मेटलर्जी का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जहां हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन को डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो जो सल्फाइड ओर है उसका फ्रॉथ बन के सरफेस पे आ जाता है, और उसको हम वहाँ से रिमूव कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और हमें हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाता है। एक बार जब हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया तो हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन एंड देन रिफाइनिंग। यानी फिर से अगर हम कॉपर के रेफरेंस में एक फ्लो चार्ट बनाएं तो हमने क्या कहा कि हमने कॉपर पायराइट ओर लिया, कॉपर पायराइट CuFeS2, उसकी हमने वॉशिंग करी, वॉशिंग करके हमने उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन किया, और जब फ्रॉथ फ्लोटेशन हो जाएगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन में भी हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, राइट। अब हम यहाँ पे जो ओर ले रहे हैं वो एक सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड है रोस्टिंग। हम रोस्टिंग से मेटल के ओर को ऑक्सीडाइज करेंगे। इससे एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि बेसिकली इस ओर में सल्फाइड जो है उसकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। जब हम सल्फर का ऑक्सीडेशन भी करेंगे इस प्रोसेस में, या हम ये कहें कि जब हम इस ओर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो सल्फर प्रेजेंट है उस ओर के अंदर सल्फाइड के फॉर्म में, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वोलाटाइल गैस SO2 के फॉर्म में आ जाएगा और फर्नेस से एस्केप कर जाएगा। एंड दिस वे वी रिमूव द इम्प्योरिटी और मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ सल्फाइड आयंस फ्रॉम द ओर। तो रोस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, कैल्सिनेशन नहीं करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। और रोस्टिंग किस फर्नेस में होती है? यहाँ पे रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। एक बार ऑक्सीडेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के लिए हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। स्मेल्टिंग से जो कॉपर ऑब्टेन होता है वो कहलाता है कॉपर मैटे। कॉपर मैटे बेसिकली कॉम्बिनेशन है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉपर मैटे में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है या फेरस सल्फाइड प्रेजेंट है। और इसमें जब कॉपर के परसेंटेज की बात करते हैं तो ये भी एक वेरी करता है कि 45% से लेके 48% तक इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है, राइट। स्मेल्टिंग का एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री प्रोसेस और है जिसे कहते हैं बेसिमराइजेशन। जो एक बेसिमर कन्वर्टर के अंदर किया जाता है, ठीक है। और बेसिमराइजेशन से जो कॉपर ऑब्टेन होता है उसकी प्योरिटी 98% तक होती है और 2% इसके अंदर इम्प्योरिटी होती हैं। वो 2% इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए लास्ट स्टेप परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। 2 तरह के से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। एक ओल्ड मेथड है, पोलिंग मेथड कहलाता है।
पोलिंग, जिसमें ग्रीन वुड के पोल्स यूज़ किए जाते हैं और ये पोल्स हाइड्रोकार्बन गैसेस को रिलीज़ करते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं और रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ जो हैं 2% इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको भी रिमूव कर देती हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ग्रीन वुड के पोल्स यूज़ करना होते हैं। तो कॉपर को बेसिकली प्यूरिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ की जाती है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से कॉपर को हम रिफाइन करते हैं। तो अब ये सारे प्रोसेसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं शॉर्ट में, इसी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर का एक्सट्रैक्शन उसके सल्फाइड ओर से किया जाता है। सल्फाइड ओर के लिए हम चैल्कोपाइराइट या फिर कॉपर पाइराइट, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन में ले जाते हैं, जो ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोसेस है। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, गैंग रिमूव हो जाता है इस स्टेज पे, और उसके बाद हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग यानी हम क्या करेंगे, ओर को ऑक्सीडाइज करेंगे, एयर से ऑक्सीडाइज करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन और रोस्टिंग दोनों सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करने वाले प्रोसेसेस हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि सल्फाइड ओर को ट्रीट करने वाले किन्हीं दो प्रोसेसेस के नाम बताइए, तो एक फ्रॉथ फ्लोटेशन है और दूसरा रोस्टिंग है। अब रोस्टिंग में क्या क्या रिएक्शन होती हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, जो सल्फर प्रेजेंट है इसके अंदर वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और एक गैस का फॉर्मेशन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फर्नेस से स्केप कर जाएगी ये गैस। बेसिकली होता क्या है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब वोलाटाइल फॉर्म में आ जाती हैं। वोलाटाइल मतलब वेपराइज कर जाएंगी, जिसमें एक सल्फर है। उसके अलावा आर्सेनिक और एंटीमनी की इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, जो ऑक्सीडाइज होके अपने अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये तो सारा हो गया कि इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल। हम आते हैं हमारा मेन जो ओर है, वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, तो जो CuFeS2 है, जब वो एयर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडेशन का पर्पस ये है कि हम मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करें। लेकिन जब हम यहाँ पे रोस्टिंग कर रहे हैं तो पहले स्टेप में कॉपर का ऑक्साइड नहीं बन रहा है, एक तरह से पार्शियल रोस्टिंग होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो आ रहे हैं Cu2S प्लस Fe और SO2, यानी जो इस ओर के अंदर सल्फर प्रेजेंट था सल्फाइड के फॉर्म में, वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज होके SO2 बना रहा है। सारा का सारा नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक जो सल्फर है वो SO2 में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी हमारे पास आते हैं Cu2S और Fes। अब कंप्लीट रोस्टिंग का प्रोसेस होगा जिसमें हमारा कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज होके तब अपने अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। राइट, आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कॉपर से ज़्यादा होती है क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो पहले ऑक्सीडाइज होता है। तो आयरन पहले ऑक्सीडाइज होगा और उसके बाद हमारा साथ ही साथ Cu2O यानी कॉपर का ऑक्साइड भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप में हमारे पास मेटल के ऑक्साइड आ गए। एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी हम रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे। अब रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ किया जाता है, तो एक स्मॉल साइज़ की ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करते हैं और उस फर्नेस के अंदर रोस्टेड ओर को, कोक को यानी फ्यूल लेते हैं हम, और साथ ही साथ सिलिका को हम ऐड करते हैं। रोल ऑफ सिलिका क्या है यहाँ पे, कॉपर की मेटलर्जी में अगर आपसे रोल ऑफ सिलिका पूछा जाए तो क्या है, तो बेसिकली वो एसिडिक फ्लक्स की तरह बिहेव करेगा, यानी वो इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन हो जाएगा और स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे किसकी होंगी, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी, उसके साथ कंबाइन करेगा और आयरन सिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेगा। रिएक्शंस की हम बात करें कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमारी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होंगी, तो जो आयरन का सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और FeO बनाना शुरू करेगा। एक बार जब सारा का सारा हमारा आयरन का सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो फेरस ऑक्साइड क्या करेगा, इसके साथ सिलिका के साथ यानी कि एसिडिक फ्लक्स के साथ कंबाइन करके FeSiO3 बना लेगा, यानी कि फेरस आयरन सिलिकेट, फेरस या आयरन सिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। स्लैग है क्या, एक फ्यूजिबल मास है, जो सारा का सारा मास एक फर्नेस के, जो भी फर्नेस हम यूज़ कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस, उसके बेस पे, जिसको हर्थ, एक यहाँ पे भी टर्म है, हर्थ टर्म यूज़ किया जाता है, बेस पे कलेक्ट हो जाएगा और उसको हम रिमूव कर देंगे। लेकिन स्टिल अभी भी पूरा आयरन सल्फाइड इस स्टेज पे भी रिमूव नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा आयरन सल्फाइड का परसेंटेज हमारा कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ स्लैग के फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक रिएक्शन इसी में और होती है
कि जो हमने रोस्टिंग से क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था, वो क्यूप्रस ऑक्साइड भी आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बनाने लगता है, फेरस ऑक्साइड बनाने लगेगा। इसका रीज़न क्या है? वही कि आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कॉपर से ज़्यादा होती है, तो जो भी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है वो सारा का सारा क्या करेगा, FeS के साथ कंबाइन करके वापस क्यूप्रस सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो जब तक हमारा पूरा आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, या ये कहें जब तक हमारा पूरा फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, और फिर जब हमारे पास आयरन का ऑक्साइड आ जाएगा तो उसको सिलिका के साथ कंबाइन करके, यानी फ्लक्स के साथ कंबाइन करके आयरन सिलिकेट बना के स्लैग के फॉर्म में हम रिमूव करते हैं। बेसिकली कॉपर की मेटलर्जी में आयरन इम्प्योरिटी की तरह है, याद रखिएगा, और इम्प्योरिटी को ही हम रिमूव कर रहे हैं, आयरन की इम्प्योरिटी को हम रिमूव कर रहे हैं। इस स्टेज पे जो कॉपर हमें मिल रहा है उसी कॉपर को हम बोल रहे हैं कॉपर मैटे। और कॉपर मैटे के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? हमारा Cu2S तो प्रेजेंट है ही है ना, कॉपर का सल्फाइड तो है ही है, बाकी आयरन का सल्फाइड भी उसके अंदर रह जाता है। तो हम इसीलिए कॉपर मैटे को बोलते हैं कि कॉपर मैटे इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। ठीक है, अब इसी कॉपर मैटे को हम क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस में ले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग का एक सप्लीमेंट्री प्रोसेस, बेसिमराइजेशन। और बेसिमराइजेशन करने के लिए हम एक स्पेशल तरह का फर्नेस यूज़ करते हैं जो कहलाता है बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर पियर शेप का होता है, और अगर आपने वो सीमेंट ग्राइंडर देखे होंगे जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट ग्राइंडर यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें टिल्ट करके हम सारा का सारा मटेरियल गिराते हैं, कुछ इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह का होता है कि जो बकेट होती है या पियर शेप की बकेट होती है, उसे टिल्ट करके हम लास्ट में कॉपर को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बेसिमराइजेशन के प्रोसेस को देख लेते हैं। कहाँ परफॉर्म हो रहा है? बेसिमर कन्वर्टर में हो रहा है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं? तो हम कॉपर मैटे और सैंड को ट्रांसफ़र करते हैं, सैंड या सिलिका, SiO2, राइट। क्या रोल होगा SiO2 का? वही कि वो एसिडिक फ्लक्स की तरह बिहेव करेगी और आयरन की इम्प्योरिटी को वहाँ से रिमूव करने का काम करेगी। क्या क्या रिएक्शन होती हैं? जो फर्स्ट रिएक्शन है, आयरन सल्फाइड हमारा अभी भी रह गया था प्रीवियस स्टेप में, स्मेल्टिंग में, तो जो रिमेनिंग आयरन सल्फाइड है जिसको हम बोलेंगे फेरस सल्फाइड, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फेरस सल्फाइड वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो आयरन का ऑक्साइड बन के आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन के आ जाएगा। आयरन का ऑक्साइड बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है कि किस तरह से स्लैग का फॉर्मेशन होता है। आयरन के ऑक्साइड को सिलिका के साथ रिएक्ट कर दीजिए और आयरन का सिलिकेट बना लीजिए, यानी कि FeSiO3, ये सब पूरा ऐड कर दीजिए, FeSiO3 बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्लैग, और जिसको हम क्या करेंगे, फर्नेस से रिमूव कर देंगे। अब इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेसिमराइजेशन में, वो है सेल्फ और ऑटो रिडक्शन, यानी कि ऑटोमेटिक रिडक्शन का प्रोसेस होता है। जब हमने रिडक्शन डिस्कस किया था तो रिडक्शन में हमने 3 प्रोसेसेस डिस्कस किए थे। एक हमने बात करी थी स्मेल्टिंग, दूसरा हमने बात करा था क्या, ऑटो रिडक्शन की या सेल्फ रिडक्शन की, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की। ऑटो रिडक्शन जो प्रोसेस है वो बेसिकली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल पूछे जाएं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कॉपर है हमारे पास, SN है हमारे पास, PB है हमारे पास। इन सबको अगर हमें रिड्यूस करना है तो ऑटो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इवन लेड भी आ जाता है इसी में एग्जाम्पल। क्या रिएक्शन होती हैं अगर हम इसमें बात करें ऑटो रिडक्शन में? और देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। बेसिमर कन्वर्टर के अंदर बेसिकली एयर को ब्लो किया जाता है। एयर को ब्लो करेंगे तो एयर की जो 2 मेन गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, अब कॉपर के सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगी। जब तक आयरन का सल्फाइड रहता है तब तक कॉपर का सल्फाइड ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब क्या होगा, जब हमने बेसिमर कन्वर्टर के अंदर एयर को ब्लो कराया तो वो जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड इसलिए क्योंकि कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो कॉपर जो इसके अंदर है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बना लेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, और जो सल्फर है वो भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए क्या होगा, जो यहाँ पे हमने क्यूप्रस सल्फाइड लिया था और इस स्टेप में जो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं,
और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। यानी हम कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं। सब्सटेंस में जो ये कहें कि जो फर्नेस के अंदर हमारा सारा मटेरियल प्रेजेंट है, उसी में से हमारे कुछ आयंस जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से आयंस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, या कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इस स्टेज पे Cu2S एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जिसमें सल्फाइड ओर्स जो बेसिकली हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, ये क्यूप्रस का ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो ऑटो रिडक्शन के प्रोसेस में नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट is used. Cu2 itself act as oxidizing agent and Cu2S itself act as reducing agent. अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और हमारे पास क्या होगा, फ्री फॉर्म में Cu ऑब्टेन हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो आ रही है वो ऑटो रिडक्शन की रिएक्शन आ रही है, सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन आ रही है, जहाँ पे हम बिना किसी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किए हुए अपने प्रोसेस को यानी रिडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करा रहे हैं, राइट। एक बार जब हमारे पास रिड्यूस्ड होके कॉपर आ गया तो वो मोल्टेन फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हम फर्नेस के अंदर पूरा का पूरा सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करा रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही हाई है, तो कॉपर जो होगा वो मोल्टेन फॉर्म में वहाँ पर होगा। अब मोल्टेन कॉपर को वहाँ से हम ऑब्टेन करके उसको कूल करते हैं। अब होता क्या है कूलिंग के प्रोसेस में, ये हमारा मोल्टेन कॉपर है, ठीक है, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, रिएक्शन अभी हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे SO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, डिजोल्व फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे। अब जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के प्रोसेस में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कॉपर की सरफेस से एस्केप करेगी, बाहर निकलेगी। ये जो इस तरह से एरो बना के दिखाए हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ इसकी सरफेस से बाहर निकल रही है, और जब ये बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, सरफेस को बर्स्ट करती हुई निकलेगी, सरफेस पे होल्स बनाती हुई निकलेगी, और जो अपीयरेंस है कॉपर की वो ऐसा आएगा जैसे लगेगा कि सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं फपोले, ठीक है, कि फपोले से हो गए हैं, होल से हो गए हैं। और इसीलिए इस स्टेज पे जो कॉपर मिलता है या बेसिमराइजेशन के बाद जो कॉपर मिलता है उसको बोलते हैं मोल्टेन कॉपर, उसको बोलते हैं आप ब्लिस्टर कॉपर। और ब्लिस्टर कॉपर में 98% तक हमारा कॉपर प्रेजेंट होता है, यानी अगर ब्लिस्टर कॉपर की प्योरिटी की बात करें तो 98% तक प्योर कॉपर इसके अंदर है, रेस्ट 2% हमारी इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना। और उस 2% इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द चीफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन ब्लिस्टर्ड कॉपर। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियसली सल्फर यहाँ पे होगा ही होगा क्योंकि हमने सल्फाइड और लिया है, पूरी तरीके से हो सकता हो वो रिमूव ना हुआ हो। उसके अलावा जो हमने रोस्टिंग के प्रोसेस में आर्सेनिक और एंटीमनी के भी वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनाए थे, पॉसिबिलिटी है कि आर्सेनिक और एंटीमनी भी वहाँ पे रह गया हो, कुछ आयरन तो था ही इम्प्योरिटी के फॉर्म में। उसके अलावा कुछ और मेटल्स जो हैं लेड, जिंक, सिल्वर और गोल्ड। ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि सिल्वर और गोल्ड भी बहुत कम परसेंटेज या बहुत कम अमाउंट में इस ब्लिस्टर्ड कॉपर के अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, राइट। तो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, यानी हम बेसिमराइजेशन के बाद जब एक लास्ट स्टेप करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, हम कैथोड और एनोड बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, और हम इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाते हैं, और एनोड जो है पूरे प्रोसेस में कंज्यूम होता चलता है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें एनोड के नीचे कुछ मड मिलती है जिसको हम बोलते हैं एनोडिक मड या फिर स्लज। उसमें से सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि वैल्यूएबल मेटल्स हैं, तो फिर बाद में उस एनोडिक मड से सिल्वर और गोल्ड को रिकवर भी किया जाता है। तो दीज आर द इम्प्योरिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन 98% प्योर कॉपर और ब्लिस्टर्ड कॉपर। और इसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसको हम रिफाइनिंग के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। सारे रिफाइनिंग के स्टेप्स या सारे रिफाइनिंग के प्रोसेस जो हमने इनिशियली फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए, उसको हम एक साथ बाद में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और
एक बार मेटल ऑब्टेन हो जाती है, जैसे हमने एल्युमिनियम को ऑब्टेन किया, हमने कॉपर को ऑब्टेन किया, तो उसके कुछ यूजेस हैं। यूजेस आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो एक बार आप एनसीईआरटी से यूजेस को रीड कर लीजिएगा। अब बेसिमराइजेशन की अगर आपसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाए कि बेसिमराइजेशन के प्रोसेस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है जहाँ पे आयरन का ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइन हो रहा है और स्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है, और आयरन को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, या आयरन की इम्प्योरिटी को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। और दूसरी जो रिएक्शन है वो ये है कि जो कॉपर का सल्फाइड है जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर, तो ऑटो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी कॉपर का सल्फाइड और कॉपर के ऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करके और तब रिड्यूस्ड कॉपर देते हैं। तो कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ होता है। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ बेसिमराइजेशन। ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। एक टर्म और है जो रह गया, जो मेटलर्जी में यूज़ होता है, वो कहलाता है चार्ज। कि चार्ज क्या है? अभी तक जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो माइंड में आता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मेटलर्जी में चार्ज का मतलब होता है जितना भी मटेरियल हम फर्नेस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हम क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं, हम ओर को ट्रांसफ़र करते हैं, हम फ्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं, और ज़्यादातर फ्यूल जो यूज़ होता है वो कोक यूज़ होता है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ हम जो है फ्लक्स को ट्रांसफ़र करते हैं फर्नेस के अंदर। तो ये जो है मतलब ओर प्लस फ्लक्स प्लस फ्यूल या कोक टुगेदर कॉल्ड चार्ज, उसके लिए भी हम चार्ज टर्म यूज़ करते हैं। So in today's class we have learned how to isolate aluminum and copper from their ores. That's all for today's class. We will continue with the further topics in the next class, and the remaining topics are your extraction of iron from their ores and the application of thermodynamic principles, that is Ellingham diagram, and the process of purification of metals to get almost pure metal. Thank you so much, children.